तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अब आगे देखेंगे हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में हम कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, कैसे बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करेंगे और क्या उसका एनर्जी लेवल डायग्राम है। ठीक है, चलो देखिए, तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो देखो से अभी हमने देख लिया, जैसे C2N2 O2 F2 H2, ये क्या थे? सेम एटम से मिलके बने हुए डायटोमिक मॉलिक्यूल्स थे। अब हम देखेंगे ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम, दो डिफरेंट एटम से मिलके बने हुए हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, दो ही एटम का मॉलिक्यूल होगा मगर हेटेरोन्यूक्लियर होंगे, मतलब दोनों न्यूक्लियस क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, जैसे HF NO CO। ठीक है, एक C एक O हो गया। तो देखिए, इन केस ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन नॉट बी जनरलाइज एज इन केस ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये कह रहा है कि जो हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उनका जो एनर्जी लेवल है वो उस तरीके से जनरलाइज नहीं किया जाता जैसे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल डायग्राम होता है। मतलब इनका एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगा? डिफरेंट होगा कुछ। चलिए, एंड एवरी हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैव इट्स इंडिविजुअल ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन ये कह रहा है कि जैसे हमारे पास क्या है, होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में तो हमने दो लेवल ले लिए थे कि इलेक्ट्रॉन 14 से कम है या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है तो एक ऑर्डर हो गया था, और एक इलेक्ट्रॉन अगर क्या है 14 से ज़्यादा है तो उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया था, दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे। इसमें ये कह रहा है कि डिफरेंट हेटेरो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा? पहली बात तो उनका जो ऑर्डर है वो उस तरीके से नहीं होता जैसे कि हेटेरो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का होता है, पहली बात। और दूसरी बात कह रहा है कि जो हेटेरो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं उनमें हर एक डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल का जो एनर्जी ऑर्डर है वो अपना एक अलग ही ऑर्डर होगा। उससे इससे मतलब नहीं है कि 14 या 14 से कम है तो ऑर्डर ये हो जाएगा, और 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑर्डर हो जाएगा। वो कह रहा है हर एक डिफरेंट डिफरेंट हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का अपना अलग ही एक एनर्जी लेवल है। ठीक, चलिए तीसरी बात क्या है? इन विच सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन इक्विवेलेंट sp हाइब्राइड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्राइड ऑर्बिटल्स, ये कह रहा है इसमें जो सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनती हैं, किसमें? हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में जो सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगी वो क्या होंगी? एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सिंग होकर नहीं बनती, वो क्या है? sp हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सिंग से बनेंगी, और ये भी जो sp होंगी वो भी डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो कह रहा है इन विच सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड, कि जो सिग्मा बनेंगी वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेंगी, और जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी वो भी नॉन इक्विवेलेंट होंगी, सबकी सब sp अलग अलग होंगी। आगे बात समझ में? नॉन इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जो इसमें जो सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगी किस केस में? हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक के केस में वो किससे बनेंगी? sp हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल से, और जो sp हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल होंगी वो भी क्या होंगी? नॉन इक्विवेलेंट होंगी, सब डिफरेंट डिफरेंट होंगी। चलिए कैसे होंगी बताएंगे अभी। आगे कह रहा है इन सिंपल वे बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ heteronuclear diatomic molecules can be determined as assuming same order of molecular orbital as in case of homonuclear diatomic molecules। ये कह रहा है कि हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर वो आप क्या कर सकते हैं, किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं? होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूलर जो कॉन्फ़िगरेशन था उसी की तरह आप एज्यूम करके उसका बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक मोमेंट तो निकाल सकते हैं, वो तो आराम से उसी तरीके से आ जाएगा। आपको हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का डिफरेंट जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल का जो डिफरेंट एनर्जी लेवल है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है या मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो बिल्कुल उसी सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं जिस तरीके से हम क्या करते थे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर या मैग्नेटिक मोमेंट निकालते थे। कैसे निकालेंगे?
आप क्या करेंगे, जो हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो। अगर उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं 14 या 14 से कम आ रहे हैं, तो आप 14 वाला कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, किसका, जो होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का था। जो होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल वैसा ही आप किसके लिए लिख लो, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, और उसी से क्या निकाल लेंगे आप, बॉर्डर। मगर ऐसा ये एग्जैक्ट नहीं होता, एज्यूमिंग है, मगर क्या है आंसर क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, तो कह रहा है सिंपल वे बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड बाय एज्यूमिंग, ऐसा एज्यूम कर लेंगे, एज्यूमिंग सेम ऑर्डर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल एज इन केस ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक। तो हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर है और मैग्नेटिक मोमेंट है, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल एज्यूमिंग उसको, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल को एज्यूम कर लेंगे कैसा, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह एज्यूम कर लेंगे, और उसी तरीके से उसका ऑर्डर और मैग्नेटिक मोमेंट निकाल देंगे। मगर ये जो हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इनका बॉन्ड ऑर्डर, इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो बिल्कुल वो कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, इनको हम एज्यूम कर लेंगे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, इनका बॉन्ड ऑर्डर और क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल देंगे। अलग से हमें एनर्जी ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं होगी, अलग से मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं होगी। मगर इनके जो हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं, इनके जो आयंस हैं, जरूरी नहीं है कि ये जो ऑर्डर है वो आयंस में भी क्या कर जाए, फॉलो कर जाए। आयंस में कहीं कहीं पे क्या हो जाता है, कहानी गड़बड़ हो जाती है। मोस्टली केसों में तो आयंस में भी फिट बैठ जाता है, मगर सभी जगह आयंस के केस में फिट नहीं। जैसे एनओ है, कोई दिक्कत नहीं, एनओ में फिट बैठ जाएगा, सीओ है, सीओ में फिट बैठ जाएगा, ठीक है। मगर बात करें जैसे एनओ प्लस, एनओ माइनस, सीओ प्लस, तो इनके जो आयंस हैं इनमें कहीं कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है, ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो कह रहा है हाउ एवर दिस एजम्पशन, ये जो एजम्पशन हमने मानी है किसकी, हमने क्या कर लिया है, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक को बिल्कुल वैसा ही एज्यूम कर लिया जैसे कि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक है। However, this assumed order can be always extended to the corresponding heteronuclear diatomic ion. ये अब जरूरी नहीं है कि इनके जो ये जो हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक है, इनके आयंस में भी ये ऑर्डर बिल्कुल ये एजम्पशन काम करेगी, ठीक है। मोस्टली जगह करती है मगर कुछ जगह नहीं करती। तो कह रहा है हाउएवर द एज्यूम्ड ऑर्डर कैन नॉट बी ऑलवेज, कैन नॉट बी ऑलवेज, इसका मतलब क्या, हमेशा नहीं करेगी, मतलब करेगी पर हमेशा नहीं करेगी। कैन नॉट बी ऑलवेज एक्सटेंडेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक आयंस। तो यही जो अजम्पशन है ये हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए तो एग्जिस्ट करेगी, मगर हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक आयंस के लिए ये कहीं कहीं पे फेल हो जाती है कि हमेशा नहीं करेगी। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने आपको कहा था कि जो हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इनमें जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है वो क्या होती है, नॉन इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से क्या है, बनती है। तो ये कैसे है, क्या है, जरा देखिए। मैंने आपको पीछे बताया भी था लास्ट लेक्चर में, मगर आपका ध्यान नहीं होगा, जरा समझिए। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि S और P मिक्सिंग होती है, कुछ केस में मिक्सिंग होती है, कुछ केस में मिक्सिंग नहीं होती। 2S और 2P कुछ केस में मिक्सिंग हो जाती है, जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरह। किस किस केस में मिक्सिंग होती है मैं आपको कई बार बता चुका और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बोरोन के केस में, B2 के केस में, C2 के केस में, N2 के केस में। ये जो S और P मिक्सिंग होती है, 2S और 2P आपस में मिक्सिंग होगी, इनके मिक्स होके जो एक S और एक P के मिक्स होने से SP बनती है। ये SP भी दो बनेंगी अलग अलग, ये एक sp ये बनेगी, एक sp ये बनेगी। देखिए इसका p और इसका s मिलके एक sp ये बनी, इसका p और इसका s बनके एक sp ये, क्योंकि जब एक s और एक p मिलेगी तो दो sp बनती हैं, तो दोनों sp अलग अलग होंगी। एक sp तो ऐसी होगी जिसमें s करेक्टर क्या होगा, 50% से ज्यादा, मतलब जो डाउन में होगी जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें s करेक्टर ज्यादा होगा, जो ऊपर होगी यानी कि p की तरफ होगी उसमें p करेक्टर ज्यादा होगा। तो इसमें s करेक्टर 50% से क्या हो जाएगा, कम, यानी कि इस sp में p करेक्टर ज्यादा होगा और इस sp में s करेक्टर ज्यादा होगा। सेम कहानी इधर, 2s और 2p आपस में कंबाइन होकर दो sp बनाएंगी, एक sp होगी और एक sp होगी। इस sp में s करेक्टर 50% से ज्यादा होगा और उसमें s करेक्टर क्या होगा, 50% से ज्यादा होगा। अगर दोनों में द बेसिस, जनरली हम जब लेते हैं sp, तो sp में अगर हमसे कोई पूछे कि s करेक्टर कितना है, p करेक्टर का है, तो 50% s होता है, 50% p करेक्टर होता है। मगर यहाँ पे जो sp बनेंगी वो क्या होती हैं, दोनों sp सेम नहीं होती, दोनों sp क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जैसे हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि एक
एस एटॉमिक ऑर्बिटल और एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल, ऐसी एस और पी एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके बीच में एनर्जी गैप क्या हो, स्मॉल हो, और साइज डिफरेंस भी क्या हो, स्मॉल हो, वो आपस में मिक्स होकर क्या बनाएंगी, सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती हैं। अगर एक एस और एक पी कंबाइन होगी तो दो एसपी बनेगी, और दोनों एसपी बिल्कुल इक्वल होंगी, एक जैसी होंगी, और एसपी में 50% एस करेक्टर होगा, 50% पी करेक्टर। मगर यहाँ पे मिक्सिंग से जब क्या बनेगा, एस और पी, जो नई एस और पी बनती हैं वो दोनों एसपी डिफरेंट होती हैं, वो दोनों एसपी सेम नहीं होती। एक एसपी में 50 एस करेक्टर 50% से ज़्यादा होगा और एक में एस करेक्टर 50% से कम होगा। जिसमें एस करेक्टर 50% से ज़्यादा होगा वो एस के पास होगी, और जिसमें पी करेक्टर ज़्यादा होगा पी वो ऊपर होगी, यानी कि पी के पास होगी। आगे बात समझ में, चलिए तो देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर द हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देख रहे हैं किसमें, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल एज्यूमिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बिल्कुल जो हमें क्या है कि जो हेट्रो, हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल वैसे यूज कर लेंगे। कोई हमें हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल दे रखा, मगर हम कैसा एज्यूम करके लेके चलेंगे, जैसे कि कोई ये होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, हमें मॉलिक्यूल दे रखा है NO। इस NO के लिए मॉलिक्यूल हमें कंपेयर करना है। NO में क्या है, अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है, N में कितने हैं 7 और O में कितने हैं 8, तो टोटल हो गया 15। 15 का मतलब क्या हो गया इसमें, 15 का मतलब इसमें क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 14 से ज्यादा हो गए। 14 से ज्यादा हो गए तो इसमें ऑक्सीजन वाला, फ्लोरीन वाला, क्लोरीन वाला ऑर्डर लिख देंगे। आगे बात समझ में, फ्लोरीन वाला और ऑक्सीजन वाला हम क्या लिख देंगे इसमें, कॉन्फिगरेशन मतलब जिसमें नॉट मिक्सिंग थी। अब किस तरीके से लिखेंगे, देखिए, एक N एटम होगा, एक O एटम होगा, इन दोनों के कंबाइन से क्या होगा, NO एटम मॉलिक्यूल बनेगा। क्लियर। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें यहाँ पे, ये N एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये O एटम का है, और ये बीच में क्या हो गया, NO का, NO मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे N में कॉन्फ़िगरेशन देखें तो N में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखिए 1s 2s 2p, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं N में, 7, तो 1s2 2s2 और 2p 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें और 3 इसमें, कितने हो गए 7। ऐसे अगर हम बात करें O की, तो O में क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p 4, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 और 2 4 और 4 ये हो गए 1 2 3 और एक ये 4। क्लियर हो गई, तो 4 ये हो गए, कितना हो गया 8। तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और ये किसका हो गया, नाइट्रोजन का। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए, जब ये दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन थे या दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन थे, तो इन 1s और 1s बिल्कुल मैंने सामने रखी थी। अब देखिए, इसकी 1s यहाँ है और इसकी 1s यहाँ है। रीजन क्या है, इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और दूसरी बात ऑक्सीजन का जो साइज है वो नाइट्रोजन से छोटा है। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉनों पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो 1s क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के पास होगा। तो अगर हम इनके बीच में गैप देखें तो 1s 2s 3s, 1s से ज़्यादा 2s, 2s से ज़्यादा 2p, ऐसे ही 1s से ज़्यादा 2s, 2s से ज़्यादा 2p। मगर क्या होगा, ऑक्सीजन की 1s से ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, नाइट्रोजन की 1s की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये दोनों बिल्कुल सामने लेवल पे नहीं आएंगे। क्यों, समझ लीजिए। जैसे यहाँ देखिए, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये कह सकते हैं प्रोटॉन कितने हैं, जेड एटॉमिक नंबर कितना है 8, और नाइट्रोजन में कितना है, ये हमारे पास क्या हो गया, नाइट्रोजन एटम हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया जी, नाइट्रोजन एटम हो गया। इसमें कितने हैं 7, तो इस पे न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इसकी सेल्स क्या हो जाएंगी, पास खिंच जाएंगी। तो इसकी 1s फिर 2s और 2p। सेम इसमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, तो इसकी 1s 2s 2p थोड़ी सी उतनी अट्रैक्ट नहीं होंगी जितनी ऑक्सीजन क्या कर लेगा, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस जितना इनको क्या कर लेगा, 1s 2s 2p को क्या अट्रैक्ट कर लेगा, उतना नाइट्रोजन अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कम है। तो इसमें क्या होगा, अगर इसकी 1s ज़्यादा नज़दीक होगी न्यूक्लियस के, इसकी 1s थोड़ी दूर होगी। ऐसी उसकी 2s ज़्यादा नज़दीक होगी, इसकी 2s थोड़ी दूर होगी। तो समझ में आ गई बात, जो नाइट्रोजन है उसकी 1s की एनर्जी ज़्यादा होगी, किससे, न्यूक्लियस से। जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन की या सेल्स की। तो इसकी 1s और इसकी 1s, तो ऑक्सीजन की 1s से ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, नाइट्रोजन के 1s की। ऑक्सीजन की 2p से ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, नाइट्रोजन के 2p की। और ऑक्सीजन से क्या होगा, ऑक्सीजन के 2p से ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, नाइट्रोजन के 2p की। रीजन क्या है, इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतने सेल्स को क्या कर लेगा, अपने पास खींच लेगा, और अपने पास खींच लेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। क्लियर होगी बात, ये नाइट्रोजन एटम हो गया और ये ऑक्सीजन एटम था। तो देखिए, तो एक तो डिफरेंस क्या आया, ये आया कि इसमें क्या हो गया, 1s, इसका जो 1s है और इसका जो 2s है वो आपस में क्या होगा, उन दोनों की एनर्जी सेम नहीं होगी। तो ये 1s का, ये नाइट्रोजन का ऑर्डर है, ये ऑक्सीजन का है, तो इसके
नाइट्रोजन के 1s की एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर है, तो NS नाइट्रोजन के 1s की एनर्जी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन के 1s से। फिर ये ऑक्सीजन का 2s आ गया, तो ये नाइट्रोजन का 2s आ गया, इससे ऊपर होगा वो। फिर ये क्या हो गया, अगर हम बात करें ऑक्सीजन का P हो गया, ये नाइट्रोजन का P हो गया, ये थोड़ा सा नाइट्रोजन का P थोड़ा ऊपर होगा इस वाले से। चलिए अब हम बात करें इसके 1s और इसके 1s के बीच में एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है कि ये आपस में वो ओवरलैप नहीं होगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती हैं, जो इनके जो सेम फेस में हो और एनर्जी भी क्या हो, सेम। तो हम क्या करते थे, 1s आपस में कंबाइन होती थी, 2s आपस में कंबाइन होती हैं, 1s और 2s कंबाइन नहीं होती। मगर इस केस में जो हेटेरोएटम है इसमें 1s और 1s भी आपस में कंबाइन नहीं होंगी, क्योंकि ये नाइट्रोजन का 1s है और वो ऑक्सीजन का 1s है। अगर ऑक्सीजन का 1s होता तो एनर्जी बिल्कुल सेम होती, नाइट्रोजन का 1s होता तो इनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होती, दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बनाती है, एक सिग्मा 1s और एक सिग्मा 1s एंटी। मगर इसकी 1s और इसकी 1s आपस में कंबाइन नहीं होगी, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप क्या होगा, ज़्यादा। तो जो ऑर्बिटल क्या होंगी, आपस में मिक्स कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाएंगी, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या कहलाएंगी, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी नहीं, एटॉमिक ऑर्बिटल में रहेंगी, मतलब आपस में कोई मिक्स होकर कोई नई ऑर्बिटल नहीं बनाएंगी। तो ऐसी ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगी तो दो टाइप की ऑर्बिटल बनेंगी। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगी एटॉमिक ऑर्बिटल तो क्या बनाएंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वो भी दो टाइप की बनेंगी, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग। ये कंबाइन ही नहीं हो रही आपस में, तो इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये भी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये नाइट्रोजन की जो 1s है ये भी क्या है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इनके इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में तो रहेंगे जब NO मॉलिक्यूल बनेगा, मगर वो बस इसी लेवल पर यहीं रहेंगे, ना इनका लेवल बढ़ेगा ना इनके इलेक्ट्रॉनों का लेवल घटेगा एनर्जी का। तो ये यहाँ ये इस 1s के इलेक्ट्रॉन ये होगा, ये क्या कहलाएगी, अब ये 1s नहीं कहलाएगी, अब ये कहलाएगी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे इसके 1s के इलेक्ट्रॉन होगा, ये कहलाएगी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब ये 2s यहाँ गैप थोड़ा सा कम होता चला जाएगा, क्योंकि पास वाले पर अट्रैक्शन ज्यादा था, पहली सेल पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, सेकंड सेल पर अट्रैक्शन उतना नहीं होगा, उतना थोड़ा कम होगा। चलिए तो यहां देखें, तो अब ये 2s और 2s, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो 2s है वो आपस में कंबाइन कर जाती हैं, और कंबाइन करके क्या होगा, जब दोनों कंबाइन करेंगी तो इनसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगी तो दो ही नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग होगी उसकी एनर्जी इन दोनों से कम हो जाएगी, और जो एंटी बॉन्डिंग होगी उसकी एनर्जी इन दोनों से बढ़ जाएगी। तो ये क्या आ गई, सिग्मा 2s, 1s नहीं, क्या होगी, सिग्मा 2s और ये सिग्मा 2s एंटी। क्लियर। चलिए जी, दो इलेक्ट्रॉन इसके थे, दो इसके थे, टोटल हो गए थे 4, तो बस वो हो जाएंगे, दो इसमें आ जाएंगे और दो उसमें आ गए। क्लियर। अब यहां बात करिए, ये क्या है 2p, और ये 2p ऑक्सीजन की और ये 2p नाइट्रोजन की। अब ये आपस में कंबाइन होंगी, बिल्कुल कैसे, बिल्कुल उसी तरीके से कंबाइन करिए जैसे कि होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में हम करते थे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन NO में कितने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 से ज्यादा है, 14 से ज्यादा, तो सिग्मा, अगर हम क्या करेंगे, ये अगर हम बात करेंगे सिग्मा p नीचे आएगा, पाई p ऊपर आएंगे, फिर पाई p एंटी आएंगे, और उसके बाद सिग्मा p एंटी आएगा। तो ये तीन ये और तीन ये आपस में मिक्स होकर 6 बनाएंगी। पहले क्या आएगा, सिग्मा p, फिर आएगा पाई p, फिर आएगा पाई p एंटी, और फिर आ जाएगा सिग्मा p एंटी। क्लियर होगी बात, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हेटेरो का था, बस अंतर क्या है कि ये 1s आपस में कंबाइन नहीं हुए। चलिए अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तो ये हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये तो ना बॉन्डिंग है और ना ही एंटी बॉन्डिंग है, तो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो इनको तो काउंट ही मत करिए, यहां से काउंट करिए। ये बॉन्डिंग, ये दो बॉन्डिंग, देखिए, और ये दो बॉन्डिंग और ये दो बॉन्डिंग, कितने हो गए 6, और एक ये है एंटी बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग दो ये रहे, तो कितने एंटी बॉन्डिंग हो गए 3, तो 6 तो क्या हो गए, अगर हम बात करें 2 2 2, 6 तो हो गए बॉन्डिंग, और एक क्या हो गया एंटी बॉन्डिंग, 2 और 2 4, 8 हो गए। देखिए 2 तो बॉन्डिंग ये, 2 बॉन्डिंग ये, 2 ये और 2 ये, 2 2 2 6 और 2 ये, कितने 8। और एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो 2 एंटी बॉन्डिंग ये थे और एक एंटी बॉन्डिंग ये था, तो बॉन्डिंग कितने हो गए 8 और एंटी बॉन्डिंग कितने रह गए, एंटी बॉन्डिंग रह गए 3, 8 माइनस 3, क्योंकि ये 4 काउंट नहीं हो रहा है, टोटल थे 15 में से आप क्या करिए 4 को तो माइनस कर, 4 को तो अलग रखिए, 4 तो गेम खेल ही नहीं रहा है, ये तो खेल से बाहर है, ये तो बैठे हुए देख रहे हैं। ठीक है, तो गेम कितने इलेक्ट्रॉन खेल रहे हैं, 15 में से 4 इलेक्ट्रॉन गेम नहीं खेल रहे, तो कितने खेल रहे हैं 11 में से 8 बॉन्डिंग है, तो 3 क्या बच गए एंटी बॉन्डिंग। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकाल लूं NO का,
NO का बॉन्ड ऑर्डर में निकालूं तो वो कितना आएगा 8-3 मतलब बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो 8-3 कितना आ गया 5 और बाई क्या करूंगा 2 तो कितना आ गया 2.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना आ रहा है 2.5 आ रहा है। अगर मैं बिल्कुल नॉर्मली इस डायग्राम को ना भी बनाता, इस डायग्राम को बिल्कुल अगर मैं ना भी बनाता इस NO को सिंपल वैसे ही मान लेता कि NO में कितने इलेक्ट्रॉन है 15 और 15 के लिए मुझे कॉन्फिगरेशन कितना पता होता है कि 10-5/2 यही तो आता है 10-5/2, तो वहां भी बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल आता 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इस जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है इसको इतने को लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते थे। NO में कितने हैं 15 इलेक्ट्रॉन, 15 के लिए हो जाएगा 10-5/2, तो भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आता 2.5 आता। अब भी 2.5 आ रहा, तब भी डायरेक्ट लगाते तो डायरेक्ट में भी 2.5 आता। क्लियर हो गई बात। चलिए, मगर क्वेश्चन कहां फंस सकता है, अगर IIT एडवांस या क्या करे IIT एडवांस में या नीट में क्या है इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें बताइए कितने कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अगर आप देखोगे बॉन्ड ऑर्डर तो 10-5 आ रहा है, तो 10-5/2 आप डायरेक्ट कर रहे हैं, तो 10 आ रहे थे बॉन्डिंग में, 5 जा रहा है एंटी बॉन्डिंग में, डायरेक्ट अगर मैं कर रहा हूं तो अब अगर हमसे पूछे कि इसमें बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है तो आप बताओगे 10 और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 5, जबकि 10 और 5 नहीं है, बॉन्डिंग में कितने हैं 8 और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 3, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन कहां जा चुके हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। आगे बात समझ में। तो इसमें क्या है, अगर क्वेश्चन यहां गड़बड़ हो सकता है, अगर वो अंदर की बात पूछ ले, अंदर की क्या बात पूछ ले कि बताइए कितने इलेक्ट्रॉन किस में है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, कितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और कितने इलेक्ट्रॉन क्या है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो 3 टाइप की बॉन्डिंग हो गई, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ, वैसे अगर हम बात करें करेक्टर वाइज तो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बिल्कुल ऐसे ही मानी जाती है जैसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है। चलिए खैर, तो फिलहाल इसका बॉन्ड ऑर्डर NO का कितना आ गया 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर तो आप डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते थे, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन थे 15 और 15 में हो जाता 10-5/2 कितना आ जाता है 2.5, मगर रियल तरीका ये है। NO, अब ये पूछे NO क्या है, NO में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 15, जब भी इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड होंगे तो वो क्या होगा पैरामैग्नेटिक, तो क्या होगा NO कैसा होगा पैरामैग्नेटिक और बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका 2.5। अब वो करे इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये हो गया NO+। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 14 रह गए, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, वैसे भी कर सकते हैं 10-4/2 तो कितना आ जाएगा 6 और 6/2 कितना हो गया 3। तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है, वैसे भी आपको पता है नाइट्रोजन फैमिली का, क्योंकि नाइट्रोजन को लाई करेंगे अब ये। और कैसा हो जाएगा, और जब क्या होगी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन इवन हो जाए तो वो क्या होता है वो डाई एटॉमिक हो जाता है, किसको छोड़ के 10 इलेक्ट्रॉन को और 16 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के। 2 इवन नंबर ऐसे होते हैं 10 और 14 जिन पे क्या हो जाता है वो ऑड। तो ये क्या हो गया पैरामैग्नेटिक और बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2.5। तो अगर इलेक्ट्रॉन 15 है तो कैसा होगा पैरामैग्नेटिक और बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5। NO+ हो गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 14, तो ये हो गया डायमैग्नेटिक और बॉन्ड 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3। और ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक बैठी, बॉन्ड ऑर्डर NO में आई 2.5, NO+ में देखी तो कितनी आ गई बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जानी चाहिए, तो NO+ में बॉन्ड लेंथ क्या होगी NO+ में बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, किससे NO से, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। और बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली हमने कैलकुलेट करके देखा इसकी बॉन्ड लेंथ, तो एक्सपेरिमेंटली NO के केस में बॉन्ड लेंथ कितनी आई 1.15 एंगस्ट्रॉम और NO+ के केस में बॉन्ड लेंथ घट गई, और बॉन्ड लेंथ घट गई तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया होगा। तो बिल्कुल सही बात आई। क्लियर। अब देखें रियल में, अगर हम देखें रियल में जो इलेक्ट्रॉन निकाला है, ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके अकॉर्डिंग करके देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकाला है ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला होगा, इसमें से निकला होगा, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है देखिए वो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया जरा देखिए आप, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये आया था एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन था, बाकी सब पेड थे इसलिए पैरामैग्नेटिक भी था, और ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो अनपेड खत्म हो जाएंगे, कैसा हो जाएगा डायमैग्नेटिक। और ये इलेक्ट्रॉन किस में से निकला है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो जो हम क्या करेंगे इसमें से NO में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला, तो ये क्या होगा 8-2 हो जाएगा, तो 8-2 कितना बचेगा 6 और 6/2 कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ये भी जो NO का मैंने एनर्जी ऑर्डर आपको बताया रियल ऑर्डर नहीं है, ये भी अजम्पशन करी है, कैसी, जैसे कि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में करते हैं वैसा करा है। अगर रियल हम डायग्राम देखेंगे तो वो कुछ और ही होगा, NO में भी वो तो काम चला लिया इससे। ठीक है, चलिए, तो कोई आंसर चेंज नहीं हुआ, NO में भी फिट बैठ गया और NO+ में भी फिट बैठ गया। क्लियर।
तो देखिए अब बात करें आयनाइजेशन एनर्जी। ये मैंने आपको बताया कि ये आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, ये क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। देखिए ये कह रहा है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ NO एटम, वो नाइट N एटम, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O एटम और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ NO मोलिक्यूल। तो इनकी एनर्जी हमें कंपेयर करनी है। ये कह रहा है कि NO से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है ऑक्सीजन एटम की और ऑक्सीजन एटम से भी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है N एटम की। मैंने आपको क्या बताया था, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन किस में से निकालना पड़ रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि उसकी एनर्जी, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा है। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और एंटी बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो अब सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी किसकी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो। उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और सबसे कम किस में होगी, अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़ा तो उस पर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो फटाक से निकल कर भाग जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों पे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन होगा तो वो जल्दी से निकल के नहीं भागेगा, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई। ठीक, बात करें इसमें, एन तो एटम है तो इसमें तो एटॉमिक की ऑर्बिटल होगी, ऑक्सीजन भी एटम है तो इसमें तो एटॉमिक ऑर्बिटल होगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का तो मतलब ही नहीं है, जब मॉलिक्यूल ही नहीं है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी नहीं, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं होगी तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का तो मतलब ही नहीं। तो यहाँ भी एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ भी एटॉमिक ऑर्बिटल। इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसमें होता है P3, इसका कॉन्फिगरेशन देखूँ तो लास्ट में आता है P3, और इसका कॉन्फिगरेशन देखूँ तो लास्ट में आता है P4। इसमें P सबसेल क्या है, फुल्ली हाफ फिल्ड है, और इसमें P सबसेल फुल्ली हाफ फिल्ड से थोड़ी ज़्यादा है, P4 है, इसमें P3 है। तो ये क्या है, ये P3 क्या है, फुल्ली हाफ फील्ड है, और फुल्ली हाफ फील्ड है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला, और जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी किससे, ऑक्सीजन एटम से। तो नाइट्रोजन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी किससे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एटम। बात कर ले NO। NO में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है अभी हमने देखा वो किस में पड़ा है, एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग में पड़ा है, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, रिपल्सन, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इन दोनों एटमों की जो इलेक्ट्रॉन है वो तो एटॉमिक ऑर्बिटल में पड़े हैं, इन पे ना रिपल्शन है ना अट्रैक्शन है, और मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो या तो बॉन्डिंग में हो गए या एंटी बॉन्डिंग में हो गए। और NO का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में पर देखा था अभी हमने कॉन्फिगरेशन, तो वो किस में पड़ा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पड़ा है, और एंटी बॉन्डिंग में पड़ा है तो इस पर रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, लो। तो इसकी NO की आयनाइजेशन एनर्जी लो हो गई ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम से, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट इलेक्ट्रॉन वो किस में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, और वो एंटी बॉन्डिंग भी कौन सी, पाई। इससे कोई मतलब नहीं खैर कि पाई में सिग्मा है, ठीक है। और इसमें किस में पड़ा है, एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। और एटॉमिक ऑर्बिटल में आपस में कंपेयर करें तो यहाँ P ऑर्बिटल फुल्ली हाफ फिल्ड है, जबकि यहाँ पे फुल्ली हाफ फिल्ड नहीं है। तो ये जब भी फुल्ली हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होती है कोई भी सबसेल, तो इसमें वो क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, और स्टेबल का मतलब इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है एक्सपेरिमेंटल fate of all molecular ion of NO molecule will be explained by the assumed order of NO molecule. Therefore, there is no need to consider actual order of molecular orbital of the NO molecule. ये कह रहा है कि हमने क्या करा, NO मोलिक्यूल का एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसका ऑर्डर वही पाया गया जो एक्सपेरिमेंटली होना चाहिए, और फिर इसके आयंस का देखा, NO प्लस का जो ऑर्डर पाया गया वो बिल्कुल वैसा ही पाया गया जैसा एक्सपेरिमेंटली वैल्यू बता रही है। तो इसका मतलब हमारी ये एजम्पशन ठीक रही, इस एजम्पशन के थ्रू हम ये क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, कि हमें अलग से इस हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का एनर्जी कॉन्फिगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। उसी से हम क्या कर देंगे, इसको एजम्पशन से इसको कैसे एज्यूम कर लेंगे, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह, और उसी से अपना काम कर लेंगे। ठीक है, तो वो देखो, experimental fate of all molecules ions of NO molecule will be explained by the assumed order of NO molecule. NO molecule का जो ऑर्डर हमने एज्यूम करा उसने क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू निकल कर आती है NO या NO मोलिक्यूल के लिए या NO मोलिक्यूल के आयन के लिए, वो बिल्कुल वैसी बिल्कुल सेम आई। Therefore, there is no need to consider actual order of molecular orbital of NO molecule. इसलिए हमें NO मोलिक्यूल की एक्चुअल एनर्जी ऑर्डर लिखने की, एक्चुअल मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ CO मोलिक्यूल, अब किसके लिए करते हैं, CO मोलिक्यूल के लिए। इसमें भी क्या कर लेते हैं, एज्यूम ऑर्डर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल।
जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हमने जो ऑर्डर अभी तक पढ़ा वो एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है जी 6, और ऑक्सीजन में कितने हैं 8, और 6 और 8 मिलकर कितने हो गए 14, और 14 हो गए तो किसको फॉलो करेगा ये नाइट्रोजन के वाले ऑर्डर को। तो 14 इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्डर लिख देंगे। 14 इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्डर में तुम्हें पता है कि सिग्मा जो सिग्मा 2p था, सिग्मा 2p वो पाई 2p बॉन्डिंग वालों से ज्यादा हो जाता था और एंटी वालों से कम। तो चलिए, तो इसमें जो सिग्मा है देखिए पाई वाले पहले आ जाएंगे, पाई बॉन्डिंग वाले पहले आ जाएंगे, और सिग्मा बॉन्डिंग वाला क्या हो जाएगा पाई बॉन्डिंग के बाद में आएगा, उसके बाद पाई एंटी और फिर सिग्मा एंटी। चलिए, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आए टोटल, तो 14 वाला हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब ये कार्बन एटम है और ये ऑक्सीजन एटम है। कार्बन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 रखिए जी, 1s2 2s2 और 2p2। इसमें ऑक्सीजन में होंगे 8, 1s2 2s2 और 2p4। अब इसमें क्या है, फिर वही कहानी है, मैंने आपको बताया ऑक्सीजन के पास क्या है न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा है 8, और कार्बन के पास न्यूक्लियस चार्ज कम कितना है कम है 6। तो इसमें क्या होगा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, इस केस में न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो इसका 1s न्यूक्लियस के करीब होगा, उसका 1s न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगा, तो इसके 1s की एनर्जी कम होगी, उसके 1s की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी। क्लियर, पहली बात। तो और दूसरी बात, इसमें क्या है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये क्या कर लेगा अपने 2s को एज कंपेरिजन टू 2p ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इसके 2s और 2p के बीच में गैप क्या हो जाता है ज्यादा, तो यहाँ इंटरमिक्सिंग नहीं होती, और उधर क्या हो जाती थी इंटरमिक्सिंग, वो खैर बात अलग की बात है। फिलहाल तो हम बात करें कि इसका क्या होगा, इसका न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा है, तो इसकी ये 1s को अपनी ज्यादा ट्रैक कर लेगा, या ये अपनी सेल्स को ज्यादा ट्रैक करेगा, वो अपनी सेल्स को उतना ट्रैक नहीं करेगा। जहां अट्रैक्शन ज्यादा होता है वहां एनर्जी क्या हो जाती है कम, तो जो ऑक्सीजन की ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम होगी एज कोरस्पॉन्डिंग टू कार्बन। तो अगर ये ऑक्सीजन की 1s और ये कार्बन की 1s, तो कार्बन की 1s से ऑक्सीजन की 1s की एनर्जी क्या होगी कम, क्योंकि इस पर अट्रैक्शन ज्यादा होगी न्यूक्लियस की, क्योंकि इसका न्यूक्लियस चार्ज कितना था 18, और इसका कितना था 8, और उसका कितना था 6। चलिए, तो ये 1s और 2s के बीच में एनर्जी गैप थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसलिए आपस में ये ओवरलैप नहीं होती, ये कंबाइन नहीं होंगी, और ये कंबाइन नहीं हो सकती क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगी जो जिनकी एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट क्या हो सेम हो। तो 1s और 2s के बीच में एनर्जी गैप थोड़ा क्या है, एनर्जी गैप क्या है ज्यादा है, तो ये आपस में ओवरलैप नहीं होंगी, तो बस ये क्या ना तो ये बॉन्डिंग बनाएंगी ना ये एंटी बॉन्डिंग बनाएंगी, तो फिर ये क्या कहलाएंगी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इनके दो के दो इलेक्ट्रॉन इसी लेवल पे पड़े रहेंगे। इनके दो ये ये नाइट्रोजन कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन है, और ये किसके हो गए अब CO के इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये 2s के बीच में एनर्जी गैप जैसा 1s के बीच में एनर्जी गैप था वैसा 2s के बीच में नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस से 2s थोड़ी दूर आ जाते हैं। जितना अट्रैक्शन 1s पे था उतना अट्रैक्शन जितना अट्रैक्शन 1 पे था, 1s पहली सेल थी जबकि 2s क्या है सेकंड सेल है, तो इस ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन का 2s पे ऑक्सीजन का जो अट्रैक्शन है वो 2s पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कार्बन, मगर उतना भी नहीं होगा जितना कि ये अपने 1s पे डाल रहा है। मान लीजिए ये अपने 1s पे कितना अट्रैक्शन डाल रहा है 50, और तो 2s पे कितना डाल रहा है 20, या ऐसा समझिए 10 ही डाल रहा होगा क्योंकि दूर हो गया। इसमें इसका अट्रैक्शन इस पे कितना है, मान लीजिए इस पे 50 था और इसका इसका इस पे 30 है, तो इनके बीच में गैप कितना हो गया अट्रैक्शन का 20 का। मान लीजिए इस पर अट्रैक्शन न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस के द्वारा 50 और इसके द्वारा इस पे कितनी 30, तो इनके डिफरेंस हो गया 20। इस पे अट्रैक्शन इसकी कितनी है 10 और उसकी अट्रैक्शन इस पे कितनी है 8, तो इनमें गैप कम हो जाएगा। इस पे 10 है और उस पर अट्रैक्शन 8 है, तो 2 का गैप हो जाएगा। तो अब 2s के बीच में अब एनर्जी गैप उतना ज्यादा नहीं होगा जितना 1s के बीच में है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और कार्बन के 1s के बीच में एनर्जी गैप जितना ज्यादा होगा उतना गैप 2s ऑक्सीजन और कार्बन के 2s में नहीं होगा। तो 2s और 2s आपस में क्या हो जाएंगी कंबाइन होकर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगी। बॉन्डिंग की एनर्जी कम हो जाएगी इनसे और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी इनसे ज्यादा हो जाएगी। अब ये करेंगे पी वाले कैसे होंगे, इसमें क्या टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए थे 14 और 14 हो गए थे, तो इसमें पहले बॉन्डिंग पाई वाले आ जाएंगे, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग सिग्मा वाला आ जाएगा। ये क्या हो गया सिग्मा 2px। x मतलब अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपने किसको मान रखा x को, तो जो भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपने मान रखी वो क्या बनाएगी x, अगर आप z को मान लोगे तो ये z बना देंगे। चलिए, तो ये क्या हो गई बॉन्डिंग हो जाएंगी बाई, एक y होगी एक z होगी, ऐसी एक y होगी और एक z होगी। ठीक है, ये बॉन्डिंग वाली होंगी, z लिख लो इसको, z होगी ये। तो ये बॉन्डिंग पहले पाई वाली, पहले बॉन्डिंग पाई, फिर बॉन्डिंग सिग्मा, फिर बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग पाई और फिर एंटी बॉन्डिंग सिग्मा। चलिए भरते चले आइए इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ के यहीं रहे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, 2 इसमें और 2 इसमें बचे। ये कितने हैं 4 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है भरिए। तो 2 2 तो कहाँ चले गए पाई बॉन्डिंग में, फिर 2 कहाँ आ गए
सिग्मा बॉन्डिंग में 6 ही तो थे, देखिए 4 यहाँ थे, 2 यहाँ थे, 6 और 6 आ गए, 2 इस बॉन्डिंग में, 2 इस बॉन्डिंग में और 2 इस वाली बॉन्डिंग में। तो कितने बॉन्डिंग के हैं? 6। देखो 2 और 2 2 6 तो बॉन्डिंग के ही हो गए, और 2 ये हो गए, कितने हो गए? 8 बॉन्डिंग के हो गए, और एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ कितने हैं? 2 है। तो इस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा, अगर इस केस में बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो कितना आएगा? बॉन्डिंग वाले कितने हो गए? देखिए 2 2 4 और 2 कितने हो गए? 6 और 2 कितना हो गए? 8। तो 8 तो हो गए कैसे? बॉन्डिंग वाले, और 2 कैसे हो गए? एंटी बॉन्डिंग वाले। तो 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 कितना आ गया? 6, और 6 बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा। तो सीओ के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3। और वैसे आना भी चाहिए, सीओ के डायरेक्ट लगा लो। सीओ में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 14 इलेक्ट्रॉन थे, और 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जी? 14 के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता रखा। 14 किसका केस हो गया? नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। या वैसे भी कर लो, 14 में क्या होगा? 10 बॉन्डिंग और 4 एंटी बॉन्डिंग, तो 10 माइनस 4 कितना आ गया? 6, और बाई 2 करेंगे तो भी कितना आ गया? 3। मगर दिक्कत क्या है? दिक्कत फिर वही है, क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर तो बिल्कुल ठीक निकल के आ जाएगा, आप बिल्कुल डायरेक्ट निकाल लो। ठीक है, सीओ में कितना हो गया? 14, 14 के लिए कितना होता है? 10 माइनस 4 बाई 2, मतलब कितना आ गया? 3। मगर रियल की बात करें तो रियल इसमें क्या हो गया कि 8 माइनस कितना आ रहा है? 8 माइनस 2 आ रहा है। 8 माइनस 2 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन किस में गए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन तो गए हैं बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं एंटी बॉन्डिंग में, और 4 इलेक्ट्रॉन किस में गए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गए हैं। वो कौन कौन से? 1s 1s वाले। वो आपस में क्या कर रहे हैं? कंबाइन हो ही नहीं रहे। तो आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आप वैसे भी पकड़ सकते हो बात को कि CO है, NO है, तो इनका फर्स्ट 1s 1s आपस में कंबाइन नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एटम है, तो उनके बीच में एनर्जी गैप ज्यादा होगा, तो वो कभी कंबाइन ही नहीं होंगे। कंबाइन नहीं होंगे तो उनके 1s 1s वाले दोनों एटमों के 1s 1s वाले इलेक्ट्रॉन किसमें पड़े होंगे? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो 2 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देना, कितने बचे? कितने बचे? 8 भाई 14 थे, 14 में से 4 निकाल दिए तो कितने बचे? 10। 10 में सब देख लो कितने बॉन्डिंग में, कितने एंटी बॉन्डिंग में। ये अंदर आगे की बात हो गई। नॉर्मली अगर सीओ में पूछेगा तो आप कर देंगे। चलिए, तो सीओ में 14 इलेक्ट्रॉन थे, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया था? 3। और ये कैसा होगा? 14 के लिए डायमैग्नेटिक। एक इलेक्ट्रॉन अब निकालूंगा तो ये बनेगा CO प्लस, और ये एक इलेक्ट्रॉन निकालते 14 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 13। और 13 हो गया ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 14 के लिए मैंने आपको बता रखा है, 14 से आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, और पीछे जाओगे तो भी घटेगा। एक इलेक्ट्रॉन घटाने या बढ़ाने से बॉन्ड ऑर्डर 0.5 क्या हो जाता है? कम। तो ये 3 था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात निकल कर आई। अब इस केस में अगर हम देखें तो बॉन्ड ऑर्डर CO का कितना आ गया? 3, और CO प्लस का कितना आ रहा है? 0.5। अब एक्सपेरिमेंटली वैल्यू देखी तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ देखी तो CO में तो बॉन्ड लेंथ पाई गई 1.128, और CO प्लस में जो बॉन्ड लेंथ है, जब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर घट गया तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, बॉन्ड लेंथ कम पाई गई। CO प्लस में CO से बॉन्ड लेंथ क्या पाई गई? कम। और कम पाई गई तो फिर तो बॉन्ड ऑर्डर 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये फंडा CO प्लस में फिट नहीं बैठा। तो फिर क्या है ये तो ये फिट क्यों नहीं बैठ रहा? क्योंकि ये सब हमने क्या करी थी? इसको एज्यूम कर लिया था एज ए होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो अब यहाँ पे क्या होगी? इसकी CO की रियल एनर्जी डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। उस रियल डायग्राम से पता चलेगा कि इसका बॉन्ड लेंथ 1.15 क्यों आ रही है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है? अगर नॉर्मली जनरली हम करें तो वो कितना आ रहा है? CO में आ रहा है 3 और CO प्लस में आ रहा है 2.5, और बॉन्ड ऑर्डर घट गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जानी चाहिए, जबकि एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि बॉन्ड लेंथ घट रही है। CO में बॉन्ड लेंथ कम है, और CO प्लस में कम है और CO में ज्यादा है। तो देखिए, तो एक्चुअल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ CO मॉलिक्यूल, तो मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसमें तो अजम्पशन बिल्कुल फिट बैठती है, मगर जो हाइड्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है उनके नॉर्मल मॉलिक्यूल में तो फिट बैठेगी अजम्पशन, मगर उनके जो आयंस हैं उनमें हमेशा ये फिट नहीं बैठती, और वही रीजन है। इसलिए देखिए, NO में फिट बैठ गई, NO प्लस में फिट बैठ गई, या NO का कोई भी आयंस ले लो, सब में फिट बैठ रही है। मगर CO में फिट बैठ गई, मगर CO प्लस के आयंस में कहानी गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे हर एक जो हाइड्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल है उनके हर एक आयंस में ये बात जो है फिट नहीं आएगी। तो उसके लिए आप क्या है? रियल डायग्राम देखिए। रियल डायग्राम मैं क्यों नहीं बनवा रहा था? आप सोचते कि हम झंझट में पड़े ही ना, हम डायरेक्ट रियल डायग्राम बना ले। तो रियल डायग्राम इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो रियल डायग्राम क्या है? अब देखिए जरा, आपको देख के क्या होगा, ये ऐसा लग रहा होगा कि क्या खिचड़ी सी पक रही है, मगर देखिए समझाते हैं इसे। क्या है
ये हमारे पास कार्बन एटम, ये ऑक्सीजन एटम और ये CO मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन। चलिए कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s 2s और ये 2p, 2p में 3 होंगी। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2s में क्या होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और 2 ये हो गए 6 हो गए कार्बन के। चलिए जी बात करें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p4, 1 2 3 और 4। क्लियर होगी बात। अब चलिए, क्योंकि ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है तो इनके 1s और 1s के बीच में एनर्जी गैप क्या होगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या है, अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस चार्ज है वो ज्यादा है कार्बन से, तो वो क्या करता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन उसकी ज्यादा होगी, तो इसकी 1s की एनर्जी कम हो जाएगी और कार्बन की 1s की एनर्जी थोड़ी इससे ज्यादा होगी, क्योंकि इस केस में अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं होता। तो यहाँ एनर्जी क्या हो गई, कम। तो इनके बीच में कार्बन की 1s और ऑक्सीजन की 1s के बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कंबाइन नहीं हो पाती। तो ये क्या रहेंगी, तो इसमें बिल्कुल प्योर रहेंगी। तो ये क्या हो गया, तो बस जो 1s थी वो 1s ऐसी रहेगी। तो ये क्या होगी, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ना तो ये बॉन्डिंग करेंगे ना एंटी बॉन्डिंग करेंगे। सेम ऐसे ही ऑक्सीजन की 1s के भी 2 इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे रहेंगे। और क्या कहलाएगी अब ये जब ये मॉलिक्यूल में के अंदर आ गई, जब ये मॉलिक्यूल के अंदर आ गई तो इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब ये एटम में थी तो एटॉमिक ऑर्बिटल थी। अब बात करिए इसका 2s। अब देखिए इसका 2s और इसका 2s आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाएगा। पहले क्या होगा, अब मैंने आपको बताया था इनकी जो 2s और 2p है, एटम की जो 2s है 2p है, इनके बीच में मिक्सिंग होती है। अगर हम बात करेंगे तो यहां देखिए इस कार्बन क्या क्या है, इस न्यूक्लियस ऑक्सीजन के पास क्या होता है, ऑक्सीजन के केस में इंटरमिक्सिंग 2s और 2p के बीच में इंटरमिक्सिंग ना के बराबर। मगर कार्बन में क्या होता है, कार्बन में इंटरमिक्सिंग होती है। मैंने आपको बताया था 2s और 2p के बीच में इंटरमिक्सिंग कहां कहां होती है, एक तो बोरो B2 के केस में, एक C2 के केस में और एक N2, मतलब कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन और बोरॉन, बोरॉन कार्बन और नाइट्रोजन। तो यहाँ इंटरमिक्सिंग होगी। जरा देखिए इंटरमिक्सिंग तो यहाँ भी होती है, मगर दोनों में अलग अलग तरीके की इंटरमिक्सिंग होगी, वही आप समझेंगे अब कैसे इंटरमिक्सिंग है। देखिए तो क्या होगा, कार्बन के बीच में, कार्बन की जो 2s और 2p है इनके बीच में एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, इंटरमिक्स। तो देखिए इसकी s और उसकी p, इसकी s और उसकी p मिलके क्या बनाएंगी, sp बनाएंगी। जब एक s और एक p मिलेगी तो कितनी sp बनेगी, 2। और मैंने अभी आपको बताई थी एक sp बनेगी ये और एक sp बनेगी ये, दोनों sp। देखिए इससे p से और s से मिलके एक sp बन गई है, देखिए ये बन गई sp। और एक इस S से और इस P से मिलके एक दूसरी SP बनेगी, वो ये हो गई, ये वाली SP हो गई। देखिए ये SP, तो दोनों SP में अंतर है, ये SP है तो वो SP डैश है। अब दोनों में अंतर क्या था, मैंने आपको बताया था जो S के पास होगी उसमें S करेक्टर ज्यादा होगा, जो S से दूर होगी यानी कि जो P के पास होगी उसमें P करेक्टर ज्यादा होगा। तो इसमें S करेक्टर ज्यादा है, इसमें P करेक्टर ज्यादा है। क्लियर। अब समझिए अब क्या होगा, इसमें S और P की, कार्बन एटम में S और P की जो मिक्सिंग है वो अलाउ होती है। और अलाउ अगर होगी तो जो लोअर वाली sp है, मतलब जिसमें s करेक्टर ज्यादा है, वो क्या करेगी, वो आपस में क्या करेगी, इसके दो आपस में क्या हो जाएंगे, ये कंबाइन हो जाएंगी। मिक्स कैसे, ये कंबाइन होके क्या करेंगी, दो ऑर्बिटल में जाएंगी। जैसे यहाँ पे मिक्स, इसकी एक s और इसकी एक p आपस में कंबाइन होके 2 sp बन गई। 2 sp क्यों बन गई, एक sp ऐसी जिसमें s करेक्टर 50% से ज्यादा है, एक sp ऐसी जिसमें क्या है, s करेक्टर 50% से कम है। और बाकी दो पी ये पड़ी रहेंगी, पी वाई पी जेड। ये पी वाई है, ये पी जेड है, और ये पी एक्स और पी एस, मतलब पी एक्स और एस, 2px और s आपस में मिलके 2sp बना देंगे। ऐसे यहाँ देखिए इसकी 2s और उसकी 2px आपस में मिलकर क्या बनाएंगी, 2sp बनाएंगी। ये और ये मिलके देखो एक तो sp ये हो गई, और ये मिलके एक sp हो गई। ये sp कैसी वाली है, जिसमें s करेक्टर 50% से ज्यादा होगा, और ये कैसी है जिसमें s करेक्टर 50% से कम होगा। आई बात समझ में। अब इसकी तो ये वाली sp और उसकी ये वाली sp, समझ लो बात को। इस कार्बन की तो ये लोअर वाली sp जिसमें s करेक्टर ज्यादा है, और ऑक्सीजन की वो वाली sp जिसमें p करेक्टर ज्यादा है। ये दोनों आपस में क्या है, मिक्स होके क्या करेंगी, sp sp मिक्स होके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाएंगी। तो देखिए इसकी sp डैश और उसकी sp, मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल हाइब्रिड sp एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती हैं। किसमें, हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक में। तो इसकी sp और उसकी sp मिलके क्या बनाएंगी, एक बॉन्डिंग। देखिए सिग्मा sp हाइब्रिड वाली और एक सिग्मा sp एंटी हाइब्रिड वाली, एक तो ऊपर चला जाएगा बिल्कुल और एक ये बिल्कुल नीचे। ठीक,
रही बात इसका इन्वॉल्वेशन नहीं हुआ, ये वाली इसकी तो ये वाली sp हुई और इसकी ये वाली sp हुई, ये sp खाली पड़ी रही तो ये ओवरलैप नहीं हुई, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। ऐसे ही इसमें ये वाली sp इन्वॉल्व हो गई, ये वाली नहीं हुई, तो इससे क्या आएगी, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये 2p इधर की थी और 2p इधर की थी, ये 2p आपस में मिलकर बनाएंगी, दो तो पाई ये बॉन्डिंग पाई और दो एंटी बॉन्डिंग पाई। आगे बात समझ में, 2p ये हैं 2p ये हैं, आपस में मिलकर क्या बनाएंगी, पाई 2p बाई पाई 2p जेड, पाई 2p बाई एंटी पाई 2p बाई एंटी। क्लियर। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल, तो दो एक्स्ट्रा बनी, देखिए ये तो है ही, ये एक्स्ट्रा बच गई, नॉन बॉन्डिंग यहां तो छूट रही, साथ में यहां भी नॉन बॉन्डिंग हो रही। ये दो जो sp बन रही हैं, इनमें से इसका sp उसका sp डैश आपस में कंबाइन होकर बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग बनाएगा, और इसका sp और उसका sp डैश क्या रह जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। दो एक्स्ट्रा, दो लेवल और निकल के आएंगे, ये एक्स्ट्रा जो हमने पढ़े नहीं थे। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इसमें थे और 6 इसमें थे, टोटल थे कितने, 14 में से 2 और 2 कितने, 4 तो ये आ गए, बचे कितने, 10 जो मुझे भरने हैं। तो देखिए 2 इसमें जो सबसे नीचे है, ये 2 इसमें, 2 इन पाई बॉन्डिंग में, देखिए 2 तो इसमें, 2 तो हो गए इस किसमें, इस सिग्मा एस बॉन्डिंग में, और 2 हो गए पाई पी में, और ये 2 हो गए पाई पी जेड में, और 2 ये भी आएंगे जो एस पी की क्या बनी है, नॉन बॉन्डिंग। तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 बचे कितने, सिर्फ 2 ही तो बचे, 10 थे, तो 2 इसमें आ गए। इनमें भी जाने से देखिए पाई एंटी की एनर्जी ज्यादा है, उससे पहले कम किसकी रह गई, नॉन बॉन्डिंग की, तो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। तो क्या हुआ, 2 2 तो 4 तो यहां गए थे, टोटल थे 14, कितने बचे थे, 10, 10 में से 8 यहां आ गए, 6 तो किस में आ गए, ये बॉन्डिंग वालियों में, और 2 किस में चले गए, नॉन बॉन्डिंग में, तो 8 हो गए। ऐसे ही अब उस नॉन बॉन्डिंग में जाने से पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, वो इस किस में, एंटी बॉन्डिंग में जाने से पहले 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, नॉन बॉन्डिंग में। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आके पड़ रहा है, जरा ध्यान रखिए, नॉन बॉन्डिंग में आके पड़ रहा है, एंटी बॉन्डिंग में नहीं पड़ रहा आके लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखो जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो पहली बात तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बेकार के हैं, ये तो बॉन्डिंग नॉन बॉन्ड, ये तो क्या है, नॉन बॉन्डिंग के अंदर पड़े, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के अंदर है ही नहीं, तो ये तो बॉन्ड ऑर्डर में काउंट होंगे नहीं। तो बॉन्ड ऑर्डर में कौन काउंट होंगे, ये देखिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं बात करूं तो ये बॉन्डिंग में है, ये बॉन्डिंग में है, ये बॉन्डिंग में है, ये किस में है, 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में, ये 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में, ये 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी किस में है, नॉन बॉन्डिंग में है। तो 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन तो काउंट ही नहीं होंगे। कितने बचे, टोटल इलेक्ट्रॉन सीओ पे कितने थे, 14 में से 8 तो काउंट ही होंगे, वो तो किस में चले गए, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सीओ मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, तो कितने हैं, 8, ठीक है। और बॉन्डिंग में सिर्फ कितने हैं, बॉन्डिंग में सिर्फ कितने हैं, 6, और एंटी बॉन्डिंग में पूछे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ मॉलिक्यूल, तो वो कितना आएगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में सिर्फ कितने बचे, 6, और एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, और बाई 2। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल कर आ रहा है, 3। तो सीओ में तो अगर हम जब एजम्पशन ले रहे थे, सीओ में टोटल मॉलिक्यूल कितने थे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे सीओ मॉलिक्यूल में, 14 थे, और 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 निकल कर आता है, तो वहां भी 3 आ रहा था, और रियल वैल्यू से भी 3 आ रहा है। मगर अब अगर मैं बात करूंगा CO प्लस की, तो CO प्लस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, लास्ट, और लास्ट इलेक्ट्रॉन CO के मॉलिक्यूल्स में किस में गया है, देखिए एक बार और देख लीजिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गया है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो ना तो बॉन्डिंग में से निकलेगा, ना एंटी बॉन्डिंग में से निकलेगा, किस में से निकलेगा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से। और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थोड़ा सा किससे मतलब रखती है, एंटी बॉन्डिंग वाले से, क्योंकि इसकी एनर्जी बॉन्डिंग वालों से दूर है, देखिए बॉन्डिंग वालों से एनर्जी थोड़ी इसकी ज्यादा है, नॉन बॉन्डिंग की इन बॉन्डिंग वालों से एनर्जी क्या है, थोड़ी ज्यादा, और किसके पास जा रही है, एंटी बॉन्डिंग की। तो इसका जो थोड़ा सा मतलब है, अगर इसकी एजम्पशन कहूं कि दिखने में ये कैसी लगती है, तो दिखने में एंटी बॉन्डिंग जैसी लगेगी ये। तो ये कैसी नेचर रखेगी, एंटी बॉन्डिंग वाली थोड़ी सी, मतलब इसमें से अगर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, क्योंकि इसमें जो नेचर होती है वो एंटी बॉन्डिंग वाली होती है। अगर बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। देखिए, तो अगर हम यहाँ की बात करें तो इसमें क्या होगा, तो अगर इसमें CO प्लस में से जब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो किस में से निकलेगा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से, और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा बढ़ जाएगा।
कितना बढ़ेगा ये तो कहना मुश्किल है, मगर बॉन्ड ऑर्डर 3 से बड़ा हो जाएगा। और जब बॉन्ड ऑर्डर 3 से बड़ा हो गया तो तभी तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई थी, घट गई थी। तो अब इसने क्या करो, एक्सपेरिमेंटली जो बॉन्ड लेंथ निकल कर आ रही थी वो रियल सीओ ने क्या कराया, उसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ध्यान रखना है, सीओ प्लस में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एंटी बॉन्डिंग में से, वो बॉन्डिंग में से नहीं निकलेगा, ना एंटी बॉन्डिंग में से निकलेगा, वो निकलेगा नॉन बॉन्डिंग में से। और नॉन बॉन्डिंग किसकी होती है, एंटी बॉन्डिंग की। अगर हम जब एजम्पशन ले रहे थे, अगर इसमें 14 इलेक्ट्रॉन थे तो 14 इलेक्ट्रॉन में N2 का केस हो गया। N2 के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो बॉन्ड ऑर्डर घट रहा था, इसलिए 2.5 आ रहा था। जबकि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो सीओ के केस में बॉन्ड ऑर्डर 3 नहीं, 3 से थोड़ा ज्यादा होता है। ये स्पेशल केस है। स्पेशल क्यों है, क्योंकि जनरली दो एटमों के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 3 से अधिक जनरली मिलता नहीं। ठीक है, ये सीओ प्लस ही एक ऐसा केस है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 से भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। आगे बात समझ में, क्यों बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा क्यों नहीं मिलता। जैसे कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों के इलेक्ट्रॉन, जैसे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3, तीनों की, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 की जरूरत थी, तीनों की शेयरिंग करके ट्रिपल बॉन्ड बना लिया था। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो 2 की शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बना लिया था। ऐसी कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड नहीं बनते। क्यों, क्योंकि जब जैसे देखिए सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा, डबल बॉन्ड की और कम, ट्रिपल बॉन्ड की और कम, और 4 बॉन्ड हो जाएंगे तो लेंथ इतनी ज्यादा कम हो जाएगी कि न्यूक्लियस ही आपस में क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे। मतलब एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस का फेस दिख जाएगा, और फेस दिख जाएगा तो क्या करेगा, एक दूसरे से चिढ़ेंगे, प्लस प्लस तो एक दूसरे से चिढ़ेगा, माइनस माइनस एक दूसरे से चिढ़ेगा। तो इतने करीब आ जाएंगे, इतने करीब आ जाएंगे कि ऐसे समझ लो कि क्या हो गया, एकदम से जैसे देखेगा तो उसे दूसरा न्यूक्लियस दिखाई देगा, उसे दूसरा, तो तुरंत क्या मार देंगे, एक दूसरे को फेंक के मार देंगे। तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, दो एटमों के बीच में 4 बॉन्ड नहीं बन सकते, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन क्या हो जाता है, एकदम से हाई हो जाता है। तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर जनरली 3 होता है, 3 से अधिक नहीं होता, मगर सीओ प्लस के केस में 3 से थोड़ा सा अधिक हो रहा है। तो समझिए, तो ये कह रहा है फ्रॉम एक्चुअल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ सीओ, फ्रॉम एक्चुअल एनर्जी लेवल, ये जो डायग्राम बनाया क्या था, एक्चुअल, फ्रॉम एक्चुअल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ सीओ मॉलिक्यूल, व्हेन सीओ प्लस मॉलिक्यूल आयन इज फॉर्म्ड, then electron is actually removed from non bonding molecular orbital। तो जब CO का जो एक्चुअल लेवल डायग्राम हम बनाते हैं और उसमें से जब हम CO आयंस बनाएंगे, CO प्लस मोलिक्यूल आयन बनाएंगे, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो एक्चुअल में ना तो बॉन्डिंग से ना एंटी बॉन्डिंग से, किससे निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रिमूव फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल विद स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर। इस नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में क्या होता है, हल्का सा स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर होता है, मतलब ये थोड़ी सी पक्ष में होती है, किसके, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो बॉन्डिंग से ज्यादा होती है और एंटी बॉन्डिंग के करीब होती है। तो इसमें हल्का सा स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर पाया जाता है, इसलिए देयरफॉर इट बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 3। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है CO प्लस का वो 3 से क्या हो जाएगा, अधिक, क्योंकि CO का कितना था, 3, और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो नॉन बॉन्डिंग में से निकल रहा है, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में क्या है, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर होता है। तो इसलिए क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा 3 से क्या हो जाएगा, इस केस में अधिक हो जाएगा। तो देखिए, फ्रॉम एक्चुअल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ CO molecule is clear that when CO plus molecule ion is formed, their electron is actually removed from non-bonding molecular orbital with slightly anti-bonding character. Therefore, its bond order is slightly greater than 3। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल जो रियल एनर्जी लेवल डायग्राम है CO मॉलिक्यूल का, उसने बिल्कुल रिप्रेजेंट कर दिया कि CO प्लस मॉलिक्यूल आयन बनाते समय जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से निकल रहा है, और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हल्का सा स्लाइटली, जब भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वाला निकलेगा, मतलब तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन निकलो या क्या है, एंटी, देखिए बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन निकलो या एंटी बॉन्डिंग वाला निकलो, तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब भी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। अब ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन तो कम नहीं हो रहा, मगर नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, और नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में करेक्टर कौन सा पाया जाता है, हल्का सा एंटी बॉन्डिंग वाला ही करेक्टर पाया जाता है। तो इसलिए ये भी क्या करेगा, इस नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के निकलने से बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
देखो, तो हमने देखा NO के केस में कोई एक्सेप्शन नहीं मिला, बिल्कुल अजम्पशन जो हम ले रहे हैं, अजम्पशन से हमारा काम बन जा रहा है, आंसर बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक मोमेंट बिल्कुल ठीक निकल के आ रहा है। ऐसे ही अगर हम बात करें CO में भी निकल रहा है, मगर CO प्लस में थोड़ी सी दिक्कत थी, तो वो सब आपको मैंने एक्चुअल आपको डायग्राम बना दिया। अब जैसे HF ले रहे हैं, तो HF में भी कोई नहीं, आप अजम्पशन से क्या कर सकते हैं, इसमें आप सिंपल बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे HF में अगर आप बात करेंगे, HF में तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की भी जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली HF H और F के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1, तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, मगर वैसे भी हम क्या करें, अगर HF मॉलिक्यूल की बात करें तो H और F के बीच में एक ही बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1। और कैसा होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, अगर हम बात करें 9 और 1 कितना हो गया, अगर हम देखेंगे तो इस पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था, वो बॉन्डिंग में कर गया, और इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से एक क्या कर गया, बॉन्डिंग कर गया, तो ये डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। चलिए, मतलब बीबीटी थ्योरी से भी आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शन वाली बात नहीं थी। चलिए, अगर हम बात करें इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ HF मॉलिक्यूल, अगर इसका रियल डायग्राम आप देखें, तो रियल डायग्राम में क्या होगा, देखिए नॉर्मल डायग्राम में भी अगर हम देखेंगे तो इस, अगर हम बात करें F में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 9, तो 1s में 2 आ गए, 2s2 में 2 आ गए, और 2p में कितने आ जाएंगे 5, ठीक है। तो इसमें आउटर मोस्ट में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होगा 1s1, तो ये और ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएगा, कंबाइन कर जाएगा, और कंबाइन करके क्या होंगे, इसके एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक। और उससे क्या हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्डिंग में आ जाएंगे, तो एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अगर बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से आ जाएगा, बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2, और एंटी बॉन्डिंग कितना हो जाएगा 0, तो 2 माइनस 0/2 कितना आ गया 1। अगर रियल आप डायग्राम बनाना चाहें तो देखिए, ये क्या हो गया 1s, अगर मैं फ्लोरीन एटम का देखूं, और ये हाइड्रोजन एटम का, और ये HF मॉलिक्यूल का, तो फ्लोरीन अगर हम देखें तो फ्लोरीन में क्या होगा, 1s ऑर्बिटल हो गई, फिर ये 2s हो गई, फिर ये 2p हो गई, 2p में 3 हो गए, 2px 2p/, 2pz, ठीक है, एक 2px, एक 2p/, एक 2pz। चलिए, अब बात करेंगे इसका क्या होगा, अगर हम बात करें 2s और 2p के बीच में ओवरलैपिंग करें, तो ये ओवरलैपिंग होगी, और क्या होगी, इसका 2s और 2p कंबाइन होकर 2 sp बनाएंगी, एक sp और एक sp डैश। sp वो होगी जिसमें s करेक्टर क्या होगा 50% से ज़्यादा, और sp डैश वो होगी जिसमें s करेक्टर 50% से कम होगा, ठीक। अब क्या होगा, इसकी क्या होगी, देखिए जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन में क्या है, एक्चुअल में इसका जो एटॉमिक, इसका न्यूक्लियस चार्ज है वो 9 है, और 9 है तो इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो इसके 2s और 2p के बीच में गैप ज़्यादा होता है, और गैप ज़्यादा होता है तो इसमें इंटरमिक्सिंग वाला केस नहीं मिलता। मगर ये हाइड्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, तो उसके इसमें अलग ही डायग्राम होता है, मैंने आपको बताया हर एक हाइड्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का अलग ही एक एनर्जी लेवल डायग्राम है। तो इसका ये तो किसी के साथ इसकी 1s और उसकी 1s तो बॉन्डिंग करेगी नहीं, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा है, इस पर न्यूक्लियस चार्ज है 9 और उस पर कितना है 1, तो इसका न्यूक्लियस ज़्यादा 1s को अपने करीब खींच लेगा, तो इसकी एनर्जी बहुत डाउन हो जाएगी। तो इसकी एनर्जी क्या होगी 1s 2s, इस 2s भी 1s से क्या होगी, हाइड्रोजन के 1s से डाउन ही रहेगी एनर्जी। हाँ, लगभग हाइड्रोजन के 1s की और फ्लोरीन के 2p की एनर्जी लगभग सेम आती है, तो ये सीक्वेंस रहेगा। तो 1s किसी के साथ कंबाइन नहीं होगी, तो ये क्या लगेगा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब 2s और 2p आपस में कंबाइन होकर दो बना देंगी, एक sp और एक sp डैश। sp डैश और उसकी 1s आपस में क्या कर जाएंगी बेटा, ओवरलैप कर जाएंगी। इसकी sp डैश और उसकी 1s आपस में ओवरलैप करके एक तो बनाएंगी सिग्मा sp और एक बनाएंगी सिग्मा sp एंटी। क्लियर। बची इसकी 2p, इसकी 2p भी ये क्या होंगी, नॉन बॉन्डिंग, किसी के साथ कंबाइन नहीं होंगी, तो ये नॉन बॉन्डिंग में पड़ी होंगी। और बची इसकी लोअर वाली sp, वो भी क्या रहेगी, नॉन बॉन्डिंग। तो 2 sp बनी थी, 2 sp में से एक नॉन बॉन्डिंग हुई, और एक sp डैश ने इस 1s के साथ कंबाइन करके एक बॉन्डिंग और एक नॉन बॉन्डिंग बना लिया। बची इसकी 2p, ये 2p भी क्या होंगी, किसी के साथ कंबाइन नहीं होंगी, तो नॉन बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग। अब भर लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन थे, 9 इसमें थे और 1 इसमें था, 10। तो 10 में से देखिए 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, कितने हो गए 4, 2 ये हो गए, कितने हो गए, अगर हम बात करें तो 2 ये हो गए, कितने हो गए जी, 2 और 2 4, 2 6 और 2 कितने 8 और 2 कितने 10। इस एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, ठीक है। तो बस अगर हम बात करें तो एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ये इलेक्ट्रॉन तो हमें काउंट करने ही नहीं है, बस हमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखते हैं किसमें, बॉन्ड ऑर्डर निकालने में। तो बॉन्डिंग वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग वाले 0। क्लियर। तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2 - 0 और बाई 2 कितना आ गया 1।
तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1। अगर हम बात करें इसकी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो इसमें क्या है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब पेड हो चुके हैं, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, पेड। और पेड हो गए तो इस केस में क्या हो गया, ये डायमेटिक। मगर मैंने आपको बता रखा है अगर होमोन्यूक्लियर है तो होमोन्यूक्लियर के केस में अगर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हैं तो वो इवन नंबर है, और इवन नंबर के लिए डायमेटिक होता है। मगर 10 और 16 के लिए मैंने बता रखा पैरामेटिक। मगर ध्यान रखना वो भी फंडा कहाँ चलेगा, 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इवन में दो नंबर हैं 10 और 16 जिनमें डायमेटिक ना होकर पैरामेटिक हो जाता है। मगर वो केस किसका है, होमोन्यूक्लियर का। मतलब हम B2 कह लो या फिर क्या कह सकते हैं हम किसमें, जैसे O2 कह लो। मगर ये हेट्रोन्यूक्लियर है तो हेट्रोन्यूक्लियर में 10 नंबर पे भी क्या है, डाई एटॉमिक, ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, डाई एटॉमिक है। तो ध्यान रखना, कभी यहाँ गलती कर दो, कभी सोच लो कि HF में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है, और 10 है तो क्या हो जाएगा कि सर ने बताया है कि पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो इसमें ये 10 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी कैसा है, डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वो जो नंबर 10 बता रखा, नंबर 16 बता रखा, किसके लिए, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। अब देखिए जिस ये कह रहा है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन विद प्रॉपर रीजन व्हाई हैलोजेंस हैव देयर रेस्पेक्टिव कलर। ये कह रहा है आप एक्सप्लेन करिए कि जो हैलोजन है वो उनका अपना एक रेस्पेक्टिव कलर होता है, यानी कि जो हैलोजन है वो कलर्ड होती हैं, क्यों, रीज़न क्या है। तो जैसे F2 का कलर होता है यानी कि येलो, ठीक है। अगर क्लोरीन का कलर देखें तो ग्रीनिश येलो, अगर Br2 का देखें तो ब्राउन है, और I2 का कलर देखें तो वो क्या है, अगर हम बात करें I2 की तो वो वॉयलेट है। तो ये कह रहा है कि जो हैलोजन है वो कलर्ड है, क्यों है, इनका हमें क्या बताना है, रीज़न बताना है। तो देखिए बेसिक कंडीशन फॉर द कंपाउंड बीइंग कलर्ड, कंपाउंड कलर हो उनका बेसिक कंडीशन क्या होती है, देयर मस्ट बी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। एक तो डी ट्रांजिशन, जैसे डी ब्लॉक के कंपाउंड थे तो कलर थे तो डी ट्रांजिशन हो रहा था, मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा था। तो बेसिक रीजन क्या है, एक रीजन तो हो गया देयर मस्ट बी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे डी ट्रांजिशन है, ठीक। मगर और भी ट्रांजिशन होते हैं डी ट्रांजिशन के अलावा भी, कौन से जरा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मस्ट बी लाई इन विजिबल रीजन। तो दो कंडीशन है, कोई भी कंपाउंड कलर्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी कंपाउंड कलर होने के लिए एक तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होना चाहिए, और ट्रांजिशन भी किस में होना चाहिए, विजिबल रीजन में होना चाहिए। विजिबल रीजन का मतलब क्या है कि अगर विजिबल रीजन की, या कह सकते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट को ऑब्जर्व करके क्या कर जाए, वो ट्रांजिशन दिखा जाए, तो वो क्या हो जाएगा, कलर हमें दिखाई दे जाएगा। अगर अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करे तो उस केस में कलर हमें दिखाई नहीं देता। जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विजिबल रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करके अपना ट्रांजिशन दिखा देता है, तो वो क्या करता है, अपना कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या करता है, रिलीज करता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो क्या होगा, जिस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उसका जो अपोजिट कलर है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, उस कलर को क्या कर देता है, वो एमिट कर देता है। और जिस लाइट को, जिस कलर को एमिट कर देगा वही कलर हमें क्या है, कंपाउंड का दिखाई देता है। तो कोई भी कंपाउंड कलर कब दिखाएगा, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी कब हो, जब वो विजिबल लाइट की एनर्जी को क्या कर जाए, विजिबल रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या कर दे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिखा दे। और कौन सा कलर दिखाता है, जिस भी लाइट को, जिस भी विजिबल लाइट को उन्होंने ऑब्जर्व किया है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कलर है उसी को क्या करता है, वो ट्रांसमिट कर देता है। अब ये जो हैलोजन है, हैलोजन में कहाँ से कलर आ गया जी, हैलोजन में कहाँ से डी ट्रांजिशन होगी, तो डी ट्रांजिशन तो नहीं होगी, मगर हाईएस्ट मोल HOMO और LUMO इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। अब ये क्या बला है जी, तो इसे HOMO को बोलते हैं हाईएस्ट एक्यूपाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, और LUMO को क्या बोलते हैं, लोवेस्ट अनएक्यूपाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये H से है हाईएस्ट, वहां L से है लोवेस्ट, O से है एक्यूपाइड और U से है अनएक्यूपाइड, ठीक है। तो हाईएस्ट एक्यूपाई मोलिकुलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन किस में चला जाए, लोवेस्ट अनएक्यूपाई मोलिकुलर ऑर्बिटल में। इसे बोलते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से हैलोजन क्या होती हैं, कलर्ड होती हैं। अब ये क्या है जी, हाईएस्ट और लोवेस्ट मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जैसे अगर हमने क्या करा था, कॉन्फ़िगरेशन देखा था, यहां समझ लो हमने बात करी थी कॉन्फ़िगरेशन की। ये जैसे मैंने ऑक्सीजन का केस ले लूं तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16। तो अगर हम इसकी बात करें तो सिग्मा 1s एंटी, फिर था सिग्मा 2s, फिर था सिग्मा 2s एंटी,
उसके बाद आया था पाई। अगर हम बात करें तो ये क्या था, पाई 2px और पाई 2p/, ठीक। फिर क्या था, सिग्मा। अगर इसमें एक मिनट में यहाँ पे लास्ट में क्या रह गया, सिग्मा 2p/z, अगर ऑप्शन का केस ले रहे हैं तो सिग्मा 2p/z, फिर पाई 2px, पाई 2p/, फिर क्या आएगा, फिर आएगा पाई 2px nt और पाई 2py nt, और लास्ट में आता था सिग्मा 2pz nt। अब इसमें 16 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए, देखिए 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ, 2 ये, 2 इसमें और 2 इसमें, कितने हो गए 10। 10 के बाद 1 और 1 कितने हो गए 12, और 1 और 1 कितने हो गए 14, और उसके बाद 1 और 1 इसमें बचा, ये हो गया 16। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में आके पड़ा है उन्हें बोलते हैं हाईएस्ट एनर्जी। देखिए जो भी जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक्यूपाइड मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं, तो जिन ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन फिल हो गए वो ऑर्बिटल यही तो हैं। और उन ऑर्बिटलों में जिनमें इलेक्ट्रॉन फिल हो गए उनमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इनकी, और इससे ज्यादा इन दोनों की। तो ये क्या है, ये कहलाएंगी हाईएस्ट एक्यूपाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट एनर्जी की एक्यूपाइड ऑर्बिटल, यानी कि हाईएस्ट एनर्जी की वे ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, एक्यूपाई हो गए हैं, फिल हो गए हैं, तो उन्हें बोलते हैं HOM। और जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आए उससे जस्ट अगली जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसे बोलते हैं लोवेस्ट अनएक्यूपाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। मतलब ऐसी ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं आए हैं उनमें से सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाली वो कौन हो गई, ये हो गई। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां रुक जाते, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन यहां रुक जाते, अगर इलेक्ट्रॉन यहां रुक जाते तो ये क्या होती, हाईएस्ट एक्यूपाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ये इससे अगली क्या कहलाती है, सारी अनएक्यूपाई होती हैं, और इनमें इन सारी अनएक्यूपाई में सबसे कम एनर्जी वाली कौन होती है, ये होती, तो ये कहलाती है लोवेस्ट अनएक्यूपाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। आगे बात समझ में, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां तक फिल होते तो ये तो क्या कहलाती है, हाईएस्ट एक्यूपाई वाली, हाईएस्ट एनर्जी वाली वो ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं। और ये क्या कहलाती है, लोवेस्ट एनर्जी वाली वो ऑर्बिटल जो अनएक्यूपाई है, क्योंकि अनएक्यूपाई बहुत सारी होती हैं और इनमें सबसे कम एनर्जी वाली कौन होती है। तो जहां इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें आके फिल होता है उसे बोलते हैं हाईएस्ट एक्यूपाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, और जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आए उसे बोलते हैं हाईएस्ट और एक्यूपाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, और उससे जस्ट अगली क्या कहलाएगी, लोवेस्ट अनएक्यूपाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर उसकी वजह से क्या हो जाए, अगर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाए विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब करके, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, कलर। तो जो हैलोजन है वो कलर्ड होती हैं क्योंकि इसमें क्या है, हाईएस्ट एक्यूपाई मोलिकुलर ऑर्बिटल और लोवेस्ट अनएक्यूपाई मोलिकुलर ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो जाता है विजिबल लाइट को कैप्चर करके, एब्जॉर्ब करके। तो देखिए हमारे पास क्या है, तो ये क्या है, अगर हम बात करें तो देखिए ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये कहलाएंगी, ये वो ऑर्बिटल हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आके पड़ा, और ये वो हो गई जो पहली ऑर्बिटल ऐसी आएगी जो खाली पड़ी है। तो ये तो कहलाएंगी हाईएस्ट एक्यूपाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ये कहलाएगी लोवेस्ट अनएक्यूपाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब इनका इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके यहाँ पहुंच जाए किसी विजिबल लाइट को कैप्चर करके, कोई भी विजिबल रीजन की लाइट इसने क्या करी, एब्जॉर्ब करी, और एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच गया। और जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो क्या होगा, जो एनर्जी, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट। कौन सी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा, जब किसी भी इलेक्ट्रॉन पे कोई फोटोन डाला जाता है तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को कैप्चर कर लेगा और बाकी वेवलेंथ को क्या कर देगा, एमिट कर देता है। कौन सी लाइट को एमिट करता है, जिस लाइट को ऑब्जर्व करेगा उसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो लाइट होती है उसको वो एमिट करता है, और जो लाइट एमिट होगी वही हमें दिखाई दे जाएगी, वही हमें कंपाउंड का क्या दिखाई दे जाएगा, कलर। ये मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बताया था, एक बार फिर बता रहा हूं। जो विजिबल, अगर हम बात करें विजिबल रीजन में 7 कलर रहते हैं, अगर जो व्हाइट कलर है उसमें 7 कलर होंगे विव ग्योर के नाम से, VIV, विव GYOR, विव ग्योर, ठीक है। ये 7 कलर हो गए, इनको मैंने 6 खानों में बनाया है। V और I दोनों को एक साथ ले लिया, फिर ये B ले लिया, फिर G, फिर Y, फिर O, फिर R। ये वॉयलेट है, ये इंडिगो है, और यहाँ ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ऑरेंज है, और ये रेड है। अब क्या करा, ये 6 मैंने सिंबल्स ले लिए। आगे बात समझ में, अब क्या करा, जो ये क्या होगा, ये अगर इस कलर की लाइट को कोई कंपाउंड ऑब्जर्व करेगा तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री लाइट क्या होगी, 2 खानों को छोड़ के जो तीसरा खाना है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। तो देखिए, तो अगर हम बात करें वॉयलेट या इंडिगो का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो कैसा होगा, येलो। अगर ये वाली लाइट एब्जॉर्ब करता है तो ये वाली एमिट करेगा।
और अगर ब्लू वाली करेगा तो ब्लू, देखिए 2 खाने छोड़ के अगला ऑरेंज, ग्रीन होगा तो 2 खाने छोड़ के ये रेड, ठीक है, ऐसे ही उल्टा चले आएंगे। अब उल्टा मतलब ऐसे देख लीजिए, अगर उसने येलो कलर की लाइट एब्जॉर्ब करी तो येलो कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन कौन सा हो जाएगा, वॉयलेट या इंडिगो। क्लियर हो गई बात। जैसे उसने रेड कलर क्या करा, एब्जॉर्ब करा, तो कौन सा कलर एमिट कर देगा, ग्रीन, या ग्रीन ऑब्जर्व करा तो कैसे कर देगा, रेड। ये ऐसे देख लो यहाँ बीच में ये कौन से कलर हो जाएंगे, दोनों। अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स, यानी कि इंडिगो ब्लू। इसे क्या बोल देंगे, इंडिगो ब्लू, कहीं यहाँ इसके बीच में लाई कर रहा है। इसे क्या बोल देंगे, ब्लू ग्रीन। इसे बोल देंगे ग्रीन येलो, ग्रीनिश येलो बोल देंगे। इसे बोल देंगे ऑरेंज, या बोल देंगे ब्राउन हो जाता है ऑरेंज, और ये ऑरेंज देखिए येलो और ऑरेंज को मिला देंगे तो ब्राउन कलर बन जाएगा, इस टाइप से। तो देखिए अब अगर हम बात करें तो ये कह रहा है फ्लोरीन। अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो इसमें क्या होगा, सबसे कम एनर्जी की वेवलेंथ कौन एब्जॉर्ब करता है, आयोडीन। अगर हम यहां देखें तो ये देखिए, अभी समझा रहा हूं, इससे जरा और थोड़ा सा देखिए। ये कह रहा है हेलोजन आर कलर्ड ड्यू टू हाईएस्ट एक्यूपाई मोलिकुलर ऑर्बिटल और लोवेस्ट अनएक्यूपाई मोलिकुलर ऑर्बिटल ट्रांजिशन। तो जो हेलोजन है वो कलर्ड होती हैं किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से। किसके बीच में, मोलिकुलर, वो हाईएस्ट एक्यूपाई मोलिकुलर ऑर्बिटल और लोवेस्ट अनएक्यूपाई मोलिकुलर ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से हेलोजन क्या होती हैं, कलर्ड होती हैं। ये बात अधूरी है, पूरी बात कंप्लीट करो। क्या कि क्या होगा, हेलोजन कलर्ड होती हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विजिबल लाइट को कैप्चर करके या एब्जॉर्ब करके हाईएस्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल और लोवेस्ट अनएक्यूपाई मोलिकुलर ऑर्बिटल के बीच में क्या दिखा देते हैं, ट्रांजिशन दिखा देते हैं, जिसकी वजह से हेलोजन क्या होती है, कलर्ड। अब एमंग हेलोजेंस, ये कह रहा है एमंग हेलोजेंस इन F2 मॉलिक्यूल, मोलिकुलर हाईएस्ट एक्यूपाई मोलिकुलर ऑर्बिटल और लोवेस्ट अनएक्यूपाई मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी गैप इज हाईएस्ट। ये कह रहा है फ्लोरीन के केस में हाईएस्ट HOMO और LUMO के बीच में जो एनर्जी गैप है फ्लोरीन के केस के लिए वो क्या होता है, ज्यादा। इट इज ऑब्जर्व एनर्जी हियर टू बी वॉयलेट। जब इनके बीच में गैप ज्यादा है तो ये ज्यादा वेवलेंथ, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली, या कह सकते हैं ज्यादा एनर्जी वाली लाइट एब्जॉर्ब करेगी। और ज्यादा एनर्जी वाली लाइट कौन होती है, वॉयलेट। और कम एनर्जी वाली कौन होती है, रेड। ठीक है, इस टाइप को इधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज, या वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज। इसके इधर क्या होगा, अल्ट्रावायलेट, इसके इधर क्या होता है, इंफ्रारेड, और बीच में ये क्या हो गई, विजिबल हो गई। और विजिबल में भी सबसे ज्यादा एनर्जी किस लाइट की होती है, वॉयलेट की, और सबसे कम किसकी होती है, रेड की। मतलब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, या वेवलेंथ का हो तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम और इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो कह रहा है फ्लोरीन के केस में इन दोनों के बीच में जो गैप है वो ज्यादा है, और सबसे कम गैप किसमें होता है, आयोडीन। यानी कि फ्लोरीन से कम गैप होगा क्लोरीन में, क्लोरीन से कम गैप होगा ब्रोमीन में, ब्रोमीन से कम गैप होगा आयोडीन में। जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, किसके बीच में, HOMO और LUMO के बीच में गैप क्या होता जाएगा, कम। तो अगर हम बात करें ये ट्रांजिशन कराना हमें किसमें, फ्लोरीन के केस में, तो फ्लोरीन के केस में तो हमें कौन सी हाई लाइट, इनके बीच में जो गैप है वो ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी की लाइट देनी पड़ेगी। तो कौन सी लाइट अब्जॉर्ब करेगा, ये वॉयलेट या इंडिगो लाइट को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। और जब इस लाइट को फ्लोरीन कैप्चर करेगा तो कौन सा कलर देगा, येलो। तो इसलिए फ्लोरीन का कलर कैसा आ गया था, येलो आ गया था। अब बात करें क्लोरीन जो है, क्लोरीन का जो गैप है वो इस टाइप की, यहाँ ब्लू यानी कि वॉयलेट और ब्लू के बीच की कहीं की लाइट को एब्जॉर्ब करता है ये। तो इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या आ जाएगा, 2 खाने छोड़ के ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर आ गया। ये कौन सा कलर है, ना तो येलो है ना ग्रीन है, ग्रीनिश येलो हो गया। तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश येलो। आगे बात समझ में, तो इसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश। तो जो फ्लोरीन है उसने फ्लोरीन के बीच में गैप सबसे ज्यादा, तो उसने कलर कौन सा एब्जॉर्ब किया, कौन सी कलर की लाइट एब्जॉर्ब करी, वॉयलेट इंडिगो की। तो कलर कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसा हो जाएगा, कलर कौन सा एमिट कर देगा, येलो। तो फ्लोरीन का कलर तो हो जाएगा येलो। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन ये लाइट एब्जॉर्ब करती है ब्लू और इंडिगो के बीच की, तो ये लाइट एब्जॉर्ब करेगी तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हो जाएगा, देखिए 2 खानों को छोड़ के ये क्या आ जाएगा, ग्रीनिश येलो। तो क्लोरीन का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश येलो। अब बात करें ब्रोमीन, तो ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन में जो कलर है वो ब्लू और ग्रीन के बीच का, ये ब्लू और ग्रीन के बीच की जो एनर्जी है उसको, उसके आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि इसको भी और इसको भी, इन दोनों के बीच की। तो इनका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो कितना आएगा, वो ऑरेंज
वो येलो और येलो और ऑरेंज मिलके क्या बन जाएगा, ब्राउन कलर। तो इसलिए ब्रोमीन का जो कलर है वो कैसा आ जाएगा, ब्राउन। और Br2 वाटर का कलर होता भी था ब्राउन, आपको याद होगा जब हम क्या करते थे, टेस्ट लेते थे, किसका टेस्ट लेते थे कि कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड है कि नहीं, तो Br2 वाटर की रिएक्शन कराते थे, अगर रिएक्शन हो जाती थी तो ब्राउन कलर डिसेप्टर हो जाता था Br2 का। चलिए अब बात करें जैसे आयोडीन की, तो आयोडीन में जो कलर है, आयोडीन कौन सा कलर कैप्चर करती है, आयोडीन जो कलर है वो कैप्चर करती है जी कौन सा, वो कलर कैप्चर करती है ग्रीन, ये येलो कलर को, येलो कलर की लाइट को कैप्चर करके क्या कर देती है, ये ट्रांजिशन दिखा देती है। और येलो कलर को ट्रांजिशन करेगी तो येलो कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है, वॉयलेट या इंडिको। तो इसलिए इसका आयोडीन का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, वॉयलेट। आगे बात समझ में, तो वही बात है, मैं आपको ये बता दे रहा हूं। तो ये कह रहा है हेलोजन आर कलर्ड ड्यू टू द HOMO और LUMO ट्रांजिशन की वजह से। एमंग द हेलोजन इन फ्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में जो HOMO और LUMO के बीच में एनर्जी गैप है वो क्या होता है, थोड़ा हाई। देयरफॉर इट ऑब्जर्व एनर्जी हियर टू बी द वॉयलेट इंडिगो। तो ये जो एनर्जी कैप्चर करेगी, ज्यादा एनर्जी वाली लाइट ऑब्जर्व करेगी, तो ज्यादा एनर्जी वाली लाइट कौन सी है विजिबल में, वॉयलेट इंडिगो। और रीजन वॉयलेट इंडिगो रीजन की लाइट को ऑब्जर्व करेगी एंड रिफ्लेक्ट इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर। और इसका वॉयलेट और इंडिगो का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो कितना, कौन सा कलर होता है, वो होता है जी येलो। ठीक है, ऐसे इन I2 मॉलिक्यूल HOMO और LUMO एनर्जी गैप क्या होगा, लोवेस्ट होगा एंड इट इज ऑब्जर्व एनर्जी नियर टू द येलो रीजन। तो येलो रीजन की एनर्जी को क्या करती है, ये कैप्चर करती है और रिफ्लेक्ट क्या करेगी, एंड रिफ्लेक्ट इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा येलो का, वॉयलेट कलर। तो देखिए, तो ये ऐसे, या तो आप ऐसे कर लो, मुझे तो ऐसे अच्छा लगता है। एक तरीका ये भी है, इस टाइप से भी लोग बाग बना के दिखा देते हैं, जैसे इंडिगो वॉयलेट, ये इंडिगो वॉयलेट हो गया, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये ऑरेंज, ये येलो, ये ऑरेंज और ये रेड, यानी कि विव ग्योर की फॉर्म में, VI विव, VIV विव, GYOR विव ग्योर। अब क्या है, वॉयलेट का अपोजिट देखिए, 6 खाने आप बना दीजिएगा, 6 खानों में लिख दीजिएगा। और क्या करेंगे, पहले खाने में वॉयलेट और इंडिगो एक साथ लेना है, उसके बाद ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ठीक, अब अगर वॉयलेट इंडिगो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है कोई, तो वो रिफ्लेक्ट कौन सी करेगा, येलो। अगर वो ब्लू एब्जॉर्ब कर रहा है तो रिफ्लेक्ट कौन सी करेगा, ऑरेंज। अगर वो ग्रीन ऑब्जर्व कर रहा है तो कौन सी रिफ्लेक्ट करेगा, रेड। अगर वो क्या कर रहा है, ये देखिए, अगर वो मान लीजिए क्या कर रहा है, ब्लू और वॉयलेट के बीच की लाइट ऑब्जर्व कर रहा है, तो कौन सी लाइट ऑब्जर्व करेगा, देखिए इस लाइन का पॉइंट ये, यानी कि ऑरेंज और येलो। ऑरेंज और येलो मिलकर क्या हो जाता है, ये कैसा हो जाता है, ब्राउन। जैसे मान लीजिए अगर कोई हमारे पास क्या है, ये इंडिको रेड, इंडिको के बीच का, इंडिको और ब्लू के बीच का कलर एब्जॉर्व कर रहा है, तो कैसा करेगा, ग्रीनिश येलो कर देगा। ठीक है, तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये है। तो चाहे आप ऐसे कर लो, मुझे वैसे अच्छा लगता है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। अच्छा, जैसे कोई किसी में ट्रांजिशन में, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए किसी ने अल्ट्रावायलेट लाइट को ऑब्जर्व कर लिया। अब अल्ट्रावायलेट लाइट तो हमें, अल्ट्रावायलेट लाइट क्या होगा, हमें दिखाई नहीं देती, तो वो जो रिफ्लेक्ट करेगा वो कैसी हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। जब हमें कोई चीज़ नहीं दिखाई देगी तो वो क्या दिखाई देगी, जब उसमें कोई उसका कलर दिखाई नहीं देगा, जो वेवलेंथ हमारी आंखें जिसे नहीं पकड़ सकती, तो वो हमें कैसा दिखाई देगा, ब्लैक। अगर अल्ट्रावायलेट लाइट एब्जॉर्ब करके कोई ट्रांजिशन दिखा रहा है तो उस केस में हमें कैसा कलर दिखाई देगा, ब्लैक, मतलब नो कलर। ब्लैक और व्हाइट कोई कलर नहीं होता। तो दूसरी बात कह रहा है कि जो कंपाउंड है वो कलर्ड होते हैं ट्रांजिशन की बेस पर। किस टाइप के ट्रांजिशन हो सकते हैं, तो टाइप ऑफ ट्रांजिशन एक तो हो गया, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आपने पढ़ लिया, MOHO, वो HOMO और LUMO। एक तो ट्रांजिशन ये हो गया हाईएस्ट एक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोवेस्ट अनएक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। यह पोलराइजेशन इफेक्ट की वजह से होता है, पोलराइज हो जाए इलेक्ट्रॉन, इधर उधर चले जाएं। ठीक, आयनाइज, जिससे क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे हमने किसी पे इलेक्ट्रॉन डाला तो इलेक्ट्रॉन इधर से कूद गया। दूसरा जैसे DD ट्रांजिशन आपने पढ़ा, एक चार्ज ट्रांसफर, ये किस में होता है, ये DD ट्रांजिशन, ये चार्ज ट्रांसफर सोल्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर होते हैं। तो ये मैंने आपको सब बता रखे हैं। ठीक है, चलिए अलग से कलर का एक लेक्चर ले लेंगे कभी, कैसे पहचाने कलर क्या है किसी भी सॉल्ट का, किसी भी कुछ का, तो उस पर एक अलग से कोई लेक्चर बना देंगे कभी। चलिए, थैंक्स।